गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी लोकवाणी से इकाई दूसरी पाठ क्रमांक 7 प्रकृति संवाद इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इस वर्ष इस पाठ को आपकी पाठ्य पुस्तक से रिड्यूस कर दिया गया है, अतः हम इस पाठ से संबंधित जानकारी सारांश रूप में जानेंगे। प्रकृति संवाद इस पाठ के लेखक हैं रामदरस मिश्र। रामदरस मिश्र का जन्म 1924 गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। रामदरस मिश्र हिंदी साहित्य के प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं। इन्होंने बहुत कहानी, कविता, उपन्यास, आलोचनाएं, निबंध जैसी अनेक विधाओं में लेख लिखा है। इनकी प्रमुख कृतियों में पथ के गीत, पक गई धूप, कंधे पर सूरज, हंसी, ओठ पर आंखें नम, तू ही बताए जिंदगी, स्मृतियों के छंद, पानी के प्राचीर, खाली घर, बबूल और कैक्टस जैसे लेख इन्होंने लिखे हैं। प्रस्तुत पाठ प्रकृति संवाद एक निबंध का प्रकार है, जिसके अंतर्गत रामदरस मिश्र जी ने अपने घर के आंगन में स्थित पेड़ पौधों से बातचीत की है। पाठ में लेखक का पेड़ पौधों से लगाव, उसके प्रति अपनापन और अटूट रिश्ता दिखाया गया है। पेड़ पौधे हमारे जीवन का आवश्यक अंग होते हैं। पेड़ पौधे से हमें ताजगी भरी शुद्ध हवाएं मिलती हैं, शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है। पेड़ हमारे जीवन का मुख्य अंश होना चाहिए और है, परंतु आज लोग बढ़ती आबादी के कारण पेड़ पौधों की कटाई करते जा रहे हैं। इससे ऑक्सीजन भी प्रदूषित होते जा रहा है और हमारे देश में प्रदूषण का निर्माण हो रहा है। यानी कि हमारा देश, हमारा समाज, हमारा वातावरण प्रदूषित होते जा रहा है। यहाँ पर रामदरस जी किस तरह से अपने घर के आंगन के पेड़ों से जुड़े हुए हैं, किस तरह से वो अपने आप को अपने आंगन के पेड़ पौधों के बीच पाकर तरोताजा महसूस करते हैं, इसी के बारे में बताया गया है। लेखक कहते हैं, कुछ नहीं हो पा रहा था, ऐसे ही समय गुजर रहा था और सारे बदन में मुझे दर्द हो रहा था और रात भर मेरे दर्द एक दूसरे से संवाद यानी बातचीत कर रहे थे। कभी नींद आती तो कभी टूट जाती थी। सुबह उठता हूँ तो थोड़ी ताजगी महसूस होती है। यानी रात भर लेखक दर्द से लड़ता रहा और जब वह सुबह उठा तो अपने घर की गैलरी में, अपने घर के आंगन में आने के बाद जब उसे ठंडी हवा मिली, ठंडी हवाओं ने उसको स्पंदन किया यानी छुआ, तब उसे ताजगी का अनुभव हुआ। लेखक कहते हैं, नित्य कर्म से यानी रोज के कामों से सुबह उठने के बाद हाथ मुंह धोकर, नित्य कर्म यानी हाथ मुंह धोकर, चाय पीकर मैं अपने आंगन की गैलरी में टहलने लगा। आज भी रोज की तरह ही शुरू हुआ। सामने के बड़े गमले में गुंबद का आकार लिए, गुंबद यानी एक तरह का खंभा, लंबा, ऊंचाईदार। लेखक कहते हैं कि जैसे ही मैं गैलरी में आया, गमलों में लगे पौधे और उनकी हरियाली, उनकी महक ने मेरा मन अपनी ओर खींच लिया। ऐसा लगा जैसे मुझे अपनी बाहों में भर लिया। हथेलियां महक उठी। शीतला माई यानी नीम का पेड़, नीम के पेड़ ने भी मुझे एकदम तरोताज़ा कर दिया। आगे देखा तो गमले में लगी काली तुलसी, जिसे
मैंने प्रणाम किया और एक तुलसी तोड़कर अपने मुंह में डाला। तुलसी जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। तुलसी के पौधे को देखने के बाद लेखक को लगा कि जैसे तुलसी का रस उसके शरीर में दौड़ने लगा। उसके ही शरीर में क्यों, उसके पूरे परिवार के शरीर में दौड़ने लगा। और तुलसी मैया ने कहा कि लो, आज भी एक पत्ता खा लो। उसके बाद लेखक और आगे बढ़ा। लेखक के अनुसार उसने अपने आंगन में एक ऐसा छोटा सा बगीचा लगा रखा था जैसे सारे पेड़ पौधे एक दूसरे से आलिंगित होते हों। आलिंगित यानी गले लग रहे हों। लेखक तुलसी से बात कर ही रहा था, तब तक मीठी नीम यानी करी पत्ते ने आवाज लगाई। करी पत्ते ने कहा, क्या बात है, बहुत दिनों से तुमने अपने चौके में मीठी नीम नहीं ली, यानी कढ़ी वगैरह खानी छोड़ दी है। कढ़ी में हम नीम के पत्ते यानी करी पत्ते का उपयोग करते हैं। तब नीम का पत्ता पूछता है, क्या तुमने कढ़ी खानी छोड़ दी है? तुम तो वैसे ही मुझे बहुत अच्छी लगती हो। लेखक कहता है, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम तो मुझे वैसे ही बहुत अच्छी लगती हो। पेट की बात छोड़ो, आंखों को भी तुम मुझे मोहक लगती हो। यानी करी पत्ता उससे शिकायत कर रही थी कि कई दिनों से तुमने मुझे अपने चौके में नहीं लिया, अपने किचन में नहीं लिया, क्या बात है? तब वो कहता है कि कोई ऐसी बात नहीं है, तुम तो मुझे वैसे भी अच्छी लगती हो। यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, आप आए एक्सरसाइज करेंगे। आगे के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। वेलकम बैक स्टूडेंट। अब तक हमने देखा कि लेखक रात भर दर्द से परेशान होता रहता है और जब सुबह उठकर अपने आंगन में लगाए हुए बगीचों के पास आता है तो तरोताज़ा महसूस करने लगता है। यानी पेड़ों से निकलने वाली, पेड़ों से होकर बहने वाली, पेड़ों को छूकर बहने वाली हवाएं जब लेखक को छूती हैं तब लेखक ताजगी भरा महसूस करते हैं। अब आगे लेखक कहता है कि मेरे लगाए वृक्षों पर चिड़िया भी चहचहाती रहती है। हर श्रृंगार का पेड़ भी ऐसे लगता है जैसे चिड़ियों को आश्रय देने के लिए खुश हो रहा हो और उनसे कह रहा हो, चिड़िया आओ मेरी डाल पर फुदको और गाओ। मैंने देखा हर श्रृंगार नए पत्तों और नए टहनियों से लग गया है। हर श्रृंगार का वृक्ष यानी हर समय हरा भरा रहने वाला, उस पर और भी नए पत्तियां, नई टहनियां आ गई थी। जाड़े का मौसम जब होता है उस समय हर श्रृंगार का पेड़ खंकड़ यानी बेजान सा हो जाता है। लेकिन वसंत आते आते ही उसके भीतर सोई हुई ऊर्जा जागने लगती है। यानी जैसे ही वसंत का मौसम आता है वो फिर हरा भरा हो उठता है, उसमें प्राण रस छलकने लगता है। उससे बातें कर ही रहा था कि लेखक कहता है कि जब मैं हर श्रृंगार के वृक्ष को देख रहा था तब यही सोच रहा था कि अब इसमें फूल आए, तब इसमें फूल आए। आषाढ़ का मौसम आते आते हर श्रृंगार के वृक्षों से हल्की हल्की हंसी फूटने लगती है और शरद आते ही हर श्रृंगार का पेड़ फूलों से भर जाता है। तब उस वृक्ष को देखकर ऐसा लगता है जैसे आसमान तारों से भर गया है। रात भर जगमग करता रहता है और सुबह अनंत फूलों के साथ धरती पर बिछ जाता है। यानी रात के समय उसमें फूल खिलते हैं और सुबह वही सारे फूल धरती पर नीचे बिखर जाते हैं और चारों तरफ अपनी खुशबू बिखेर देते हैं। हर श्रृंगार से बातें कर ही रहा था कि इतने में अमरूद की आवाज आई। अमरूद ने कहा, क्या वहीं अटके रहोगे, मुझसे बात नहीं करोगे? चिड़िया तो मेरे पेड़ों पर भी खेलती है, फिर मेरी इस तरह से उपेक्षा क्यों की जा रही है, मेरे ऊपर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? तब लेखक कहता है कि
तुम तो इस आंगन में हर श्रृंगार के, लेखक अमरूद से क्या कहता है कि तुम तो हर श्रृंगार से पहले के नागरिक हो, तुम तो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। चिड़िया तुम्हारे पेड़ से हर श्रृंगार के पेड़ पर और हर श्रृंगार के पेड़ से तुम्हारे ऊपर आया जाया करती है। उन्होंने तुम दोनों में कोई बंटवारा, कोई भेदभाव नहीं किया तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तुम दोनों इस आंगन के अस्तित्व हो। जैसे ही वसंत का मौसम आता है, अमरूद का पेड़ भी विरल हो जाता है, उसमें भी नई पत्तियां आ जाती है। हर श्रृंगार तो पावस में फूलना शुरू करता है और तुम तो चैत्र महीने में, लेखक क्या कहता है अमरूद से को कि हर श्रृंगार का जो वृक्ष है वो तो तुम्हारे बाद में फूलना शुरू करता है, तुम तो उससे पहले ही बौराने लगते हो। बौराना यानी छोटे छोटे बीज आना। जब फल का रूप लेने के लिए फल बीज रूप में आता है, उसे बौराना कहते हैं। तुम्हारे फल में मिठास होती है। आषाढ़ आते आते चिड़ियों की चहचहाहट तुम्हारे फलों की मिठास भर जाती है। यानी आषाढ़ महीना आते आते चिड़ियों की चहचहाहट में तुम्हारे फलों की मिठास इस तरह से भर जाती है कि मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाता और तुम्हारे डालों पर बैठकर चिड़िया तुम्हारे मीठे फलों को खाकर ऐसा लगता है जैसे भोज महोत्सव मना रही हो। कितने लोग तुम्हारा उपयोग प्रसाद के रूप में भी करते हैं। अमरूद के पेड़ से बात चल रही होती है कि इतने में अड़हुल वृक्ष लेखक को बुलाता है और कहता है कि मैं भी यहाँ पर हूँ, मेरे ऊपर भी लाल लाल फूलों का मंगल कलश उठाए मेरे समय को रंगते हो। लेखक उस अड़हुल वृक्ष से कहता है कि तुम तो अपने ऊपर लाल लाल फूलों को जब खिलाते हो तब मुझे ऐसे लगता है कि मेरे जीवन में भी रंग भर गया। अड़हुल के वृक्ष से बात होती ही रहती है कि सहजन भी झूम उठता हो। लेखक को ऐसा लगता हो जैसे सहजन का वृक्ष भी मुझे बुला रहा हो। सहजन यानी ड्रम स्टिक। लेखक सहजन के वृक्ष के पास जाता है और उससे कहता है कि कैसे हो तुम तो सदाबहार हो। सदाबहार यानी हर मौसम में खिले रहने वाले वृक्ष हो। बाकी पेड़ तो वसंत में फूलते हैं, परंतु तुम तो 12 मास फूलों से लदे रहते हो। जाड़े में तुम्हारे पास धूप में जब मैं बैठता हूँ तो तुम्हारी मतवाली सुरभि यानी सुगंध से नहाता हूँ। जब तुम्हारे पेड़ों से जो सुगंध बहती है उससे ऐसा लगता है जैसे मैं नहा रहा हूँ। यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, आप आय एक्सरसाइज करेंगे। आगे के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। वेलकम बैक स्टूडेंट। अब तक हमने देखा कि लेखक एक एक करके सारे वृक्षों के पास जाता है, सारे वृक्षों से बातें करता है। अब आगे सहजन से बात होती ही रहती है कि गमले में लगे हुए छोटे छोटे पौधे भी लेखक को उल्हाना देते हुए, ताना देते हुए कहते हैं कि तुम तो सिर्फ बड़े बड़े लोगों को ही पूछते हो, हमारी तरफ तो तुम ध्यान ही नहीं देते। तब लेखक कहता है, नहीं मेरे प्यारे फूलों, मैं तो स्वयं एक छोटा सा आदमी हूँ और छोटे लोगों के बीच में ही रहकर अपनी जीवन यात्रा करना चाहता हूँ। तुम लोग तो मेरे परिवार के सदस्य हो। 3 गमलों में बेला के पौधे विराजमान थे। सफ़ेद सफ़ेद फूलों से वो जगमगा रहे थे। उसकी मादक खुशबू यानी नशा भर देने वाली खुशबू जैसे लग रहा हो मेरी सांसों में समा रही हो। बेला भी इसी मौसम में फूलता है। लेकिन ये कैसी विडंबना है कि सुबह होते ही फूल खिलते हैं और शाम होते ही वो फूल मुरझा जाते हैं। रात को फिर दूसरे खिलते हैं। इसलिए जब मैं सुबह यानी यहाँ पर लेखक का कहना है कि सुबह फूल खिलते हैं और रात को फिर वो मुरझा जाते हैं, यानी उनका जीवन जल्दी समाप्त हो जाता है। इसलिए मैं हर फूलों को जी भर कर देख लेना चाहता हूँ।
लेखक उन फूलों के लिए एक गीत गाते हैं। गुंचे तेरी जिंदगी पर दिल हिलता, बस एक तबस्सुम के लिए खिलता है। हंस के गुंचे ने कहा, मेहरबान यह तबस्सुम भी किसे कहाँ मिलता है। गुंचे यानी कली। लेखक कहता है कि तू एक कली रूप में सिर्फ हंसने के लिए, एक पल के लिए खिलता है और लोगों के चेहरे पर हंसी ला देता है। तब गुंचा यानी कली हंसते हुए कहती है कि मेहरबानी, यह कलियां भी, यह हंसी भी हर किसी को नसीब नहीं होती। यानी कलियां भी देखना हर किसी को नसीब नहीं हो पाता। और बाकी पौधे चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। इतने में सहजन के वृक्ष से आवाज आई, गिलोय लता की। मुझे भूल गए क्या दोस्त? नहीं मेरी गिलोय बहना, मैं आते जाते तुम्हें देखता रहता हूँ। तुम्हारी हरी हरी फलियां मेरी आंखों को सुख देती रहती है। एक तुम ही तो हो जो कहती हो, शरीर में कोई विकार उत्पन्न हो तो घबराना नहीं। बातें करते करते, मतलब गिलोय से बातें करते करते लेखक गेट की तरफ चला जाता है। गिलोय ने कहा, ठीक है जाओ घूम आओ। जब मैं गेट से बाहर निकला तब मैं बहुत भरा पूरा अनुभव कर रहा था। यानी यहाँ पर गिलोय एक औषधि युक्त वनस्पति है जो हमारे शरीर के काफ़ी विकारों को दूर करती है। यानी हमारे शरीर के सभी विकारों को दूर करके हमें बीमारी से मुक्त रहती है। इस पाठ में लेखक ने यही बताने की कोशिश की गई है कि वृक्षों के आसपास रहकर, वृक्षों के बीच रहकर अगर हम उनसे बातचीत करें, यानी वृक्षों के साथ अगर हम जुड़े हों तो वृक्षों से हमारे शरीर को फ़ायदा होगा। हमें ताजगी भरा जीवन मिलेगा। यानी हम वृक्षों के बीच रहकर ताजगी भरा अनुभव कर सकते हैं। वृक्ष हमारे जीवन में हमारी सेहत से जुड़े होते हैं, जो हमारे सेहत का ध्यान रखते हैं, हमें शुद्ध हवा, शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं। इसलिए वृक्ष हमारे जीवन का अहम हिस्सा होना चाहिए। लोगों ने आज पेड़ों की कटाई करके जगह जगह वातावरण प्रदूषित कर दिया है। एक वृक्ष ही है जो वातावरण को शुद्ध रख सकता है और हमें शुद्ध वायु पहुंचा सकता है। इसलिए लेखक ने यहाँ पर अपने आंगन में वृक्ष लगाए हुए हैं और उन वृक्षों के साथ लेखक समय गुजारता है और अपने आप को ताजगी भरा महसूस करता है। यहाँ पर आपका प्रकृति संवाद ये पाठ खत्म होता है। धन्यवाद।